गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, प्राकृतिक संसाधन जिसे कहा जाता है। तो अपन लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में जाना, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट नंबर का था वो है उद्देश्य के आधार पर, दूसरा नंबर है उत्पत्ति के आधार पर, और जो तीसरा नंबर का है वो प्राकृतिक गुणों के आधार पर, और चौथा है उपलब्धता के आधार पर। तो आज हम जिसमें से दो टॉपिक्स है जिसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है आपका प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। प्राकृतिक गुणों के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्लासिफाई किया गया है। इसको देखते हैं अब। जो प्राकृतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है असीमित संसाधन और दूसरा है सीमित संसाधन, ठीक है। तो असीमित संसाधन किसे कहेंगे? असीमित संसाधन को हम कह सकते हैं ना समाप्त होने वाले संसाधन, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि ना समाप्त होने वाले संसाधन। तो ये जो संसाधन होंगे वो कभी समाप्त नहीं होने वाले होंगे, जिसमें से है आपका एयर, वाटर या फिर लाइट, टेम्परेचर, सोलर एनर्जी। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उनकी समाप्त होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो इसे हम असीमित संसाधन कहेंगे। आगे देखते हैं। ये जो नेचुरल जो असीमित संसाधन है इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला नंबर है वो पहला नंबर जो है दुरुपयोगी और दूसरा नंबर है अपरिवर्तनीय। दुरुपयोगी कहने का मतलब है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, फिर भी उनकी जो उपलब्धता में कमी नहीं देखी गई है, इन्हें कहेंगे हम दुरुपयोगी संसाधन। जिसमें से है सोलर एनर्जी, ठीक है। इसका भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी इनकी कमी अभी तक देखी नहीं गई है। और जो दूसरा नंबर है वो आपका अपरिवर्तनीय। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जो मनुष्य द्वारा उपयोग भारी मात्रा में किए जा रहे हैं और उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्स, फिर भी इनकी जो मात्रा है उनमें कमी नहीं देखी गई है, ना ही ये समाप्त हो रहे हैं। तो इनको हम अपरिवर्तनीय रिसोर्सेज कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जिसमें से है आपका एयर, जो पावर है, विंड्स पावर या फिर हाइड्रो पावर, ये सब जो है आपके अपरिवर्तनीय संसाधन कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं सीमित संसाधन। सीमित संसाधन किसे कहेंगे? जो सीमित मात्रा में है, जो कि भविष्य में इनकी समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट। ये तो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन भविष्य में हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। मनुष्यों द्वारा इतना उपयोग किया जा रहा है, काटा जा रहा है वनों को, तो ये इनकी जो मात्रा है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और भविष्य में इनकी जो उपस्थिति है वो रहेगी या नहीं रहेगी ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो वन्य जीव हैं, कोयला है, खनिज है, इनका भी उपयोग बहुत भारी मात्रा में आजकल किया जा रहा है। ईंधन है, पेट्रोलियम, ये सब सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, पृथ्वी पर। तो इनकी संभावना समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सीमित संसाधन। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो रिन्यूएबल संसाधन या नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जिसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उनका उत्पादन पुनः किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है या दोबारा उसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। कौन कौन से संसाधन जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं? सोलर एनर्जी है, इनका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एयर है, जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल, ये संसाधन ऐसे हैं जिन्हें हम
एक बार उपयोग कर लेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा प्राप्त करना चाहें तो उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला को हम जला देते हैं, वो राख बन जाता है, उसके बाद हम उसको दोबारा तो प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब। उसी प्रकार से पेट्रोलियम है आपका, खनिज तेल है, तो इनका हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, अनवनीकरणीय संसाधन। तो ये था हमारा वर्गीकरण। किसके आधार पर था हमारा वर्गीकरण? प्राकृतिक गुणों के आधार पर था, ठीक है, प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण था। आगे हम जो चौथा नंबर का वर्गीकरण देखने वाले हैं वो है आपका उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। आगे हम देखने वाले हैं उपलब्धता के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज का वर्गीकरण। तो ये है, तो उपलब्धता के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्स है वो मानव जाति में किस प्रकार से उपलब्ध है, कितनी मात्रा में, उसको देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है सभी को उपलब्ध संसाधन, ठीक है, सभी को उपलब्ध संसाधन। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज तो सभी के लिए समान मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे संसाधन को हम सभी को उपलब्ध संसाधन कहेंगे, जैसे कि एयर हो गया, वाटर, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, ये सभी को उपलब्ध है, ठीक है। ऐसा भी कोई भी प्राणी नहीं है या फिर कोई भी वस्तु नहीं है जिन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं है, ठीक है, जो कि वायु, जल या सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी को प्रचुर मात्रा में, समान मात्रा में उपलब्ध है। उसी प्रकार से जो दूसरा है वो है आपका सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन। सामान्य रूप से, ठीक है, समान रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो कि है आपका सॉइल है, मिनरल है, ये वेजिटेशन है, एनिमल है। तो ये जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये समान मात्रा में उपलब्ध है सभी को, ठीक है। और जो तीसरा है वो है दुर्लभ या रेयर रिसोर्सेज, जो कि थोड़े बहुमूल्य है और उनको पाना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है आपका सोना, हीरा, चांदी, ये जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है बहुत ही, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, दुर्लभ संसाधन। आगे हम देखने वाले हैं जो कि ये वर्तमान में जो नेचुरल रिसोर्स है जिसका उपयोग बहुत, जिनके उपयोग के बिना हम रह नहीं सकते, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वाटर, एयर और लैंड, ठीक है, ये मुख्य आपके नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें से कौन कौन मेन है आपका? फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर, मिनरल या फूड, एनर्जी, लैंड, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ है वाटर रिसोर्स के बारे में। बाकी रिसोर्सेस है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो वाटर कहने से मतलब है वाटर, वाटर के बारे में क्या एक्सप्लेन किया जाए। वाटर सब जानते हैं, जल, जल ही जीवन है। तो जो जल है वो हमारे शरीर में, हमारे प्राणियों, जो भी जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में कितनी मात्रा में पाई जाती है, वो है 60 से 80% में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो जल है वो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, चाहे वो प्राणी हो या फिर जीव, पौधे, एनिमल, ये सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। शरीर, पानी के बिना हमारा जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, जो भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उनका होना असंभव है। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है पानी। आगे देखते हैं, ये जो पानी है आपका, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ये जो हमारे पृथ्वी में पाया जाता है वो कितने मात्रा में पाया जाता है? वो है 70 से 75%। हमारा जो पृथ्वी है वो जल से भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें से केवल हम यूज़ कर पाते हैं जो कि स्वच्छ जल है, वो कितने मात्रा में है? 0.3% है। जो स्वच्छ जल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 0.3%। और इसी ही हम क्या कहेंगे? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी है उसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 70 से 75% जो है जल भरा है, लेकिन हमारे उपयोग लायक कितना है? केवल 0.3 है, जिसे हम पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। और बाकी जो 97 जो % पानी का बचा वो क्या है? खारा है, ठीक है। खारा किस लिए है?
क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? आपके समुद्र और महासागरों में पाए जाएंगे। ठीक है। और कुछ जो जल है वो आपका बर्फ़ के रूप में है। बर्फ़ के रूप में जो पोलर ध्रुव में है वो बर्फ़ एरिया बर्फ़ के रूप में है। ठीक है। तो और ये जो जल हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं 0.3%, वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? वो हमें पाए जाएंगे नदियों में, झीलों में। ठीक है। इन नदियों झीलों से ही हमें पेयजल प्राप्त होता है। क्यों? ठीक है। ये जो नदियों झीलों का पानी होता है वो बहुत ही शुद्ध तो नहीं होता। ठीक है। लेकिन इसे क्या किया जाता है? पेयजल बनाने के लिए फ़िल्टर किया जाता है। और ये जल हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जल हमें वर्षा जल से प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये जो वर्षा जल है इन्हें ये कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये आपके वर्षा जल तो हमें वर्षा जल से हमें जल प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ये नदियों में, झीलों में, तालाबों में, झरने, नहरें, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो वर्षा जल है वो एकत्रित होता है। इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ से और जल प्राप्त हो सकती है? भूगत जल कौन कौन से हैं? जिसमें से कुएँ हैं, आपके नलकूप है, ट्यूबवेल है। ठीक है। इन जगहों से हमें जो है जल प्राप्त हो सकता है। और ये जल के बारे में बात करें तो फिर जल के साइकिल के बारे में, तो वर्षा कैसे होती है? वर्षा कैसे होगी? जो आपका तालाब है, नदी है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, जब वाष्प बनकर उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, वाष्प बनकर फिर बादल में जाते हैं, फिर यहाँ ठंडे होकर वो पुनः बरस जाते हैं। ठीक है। वर्षा के रूप में। तो फिर ये क्या करते हैं, पुनः जो झील, झरने, तालाब है उसमें पुनः एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साइकिल चलते रहता है, जिसे हम जल चक्र कहेंगे। तो ये हो गया वाटर रिसोर्सेज के बारे में। कल के नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट जो वायु रिसोर्सेज जो एयर रिसोर्सेज है या फिर लैंड रिसोर्सेज है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।